हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने जीआरएफ क्लियर कर लिया है तो उसके बाद अब क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो को मैं लिमिटेड रखूंगी उन लर्नर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी अपना जीआरएफ क्लियर किया है और समझ नहीं आ रहा आगे का क्या प्रोसेस है, कहाँ पे अप्लाई करें, कैसे करें, क्या क्या कर सकते हैं वो, उनके बारे में। जिनका सिर्फ पीएचडी वाला कट ऑफ क्लियर हुआ है उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, चैनल पर आपको मिल जाएगी, आराम से आप देख सकते हैं। और जिनका सिर्फ नेट वाला क्लियर हुआ है कट ऑफ, उनके लिए भी एक अलग से वीडियो चैनल पर आएगी। तो आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं जिनका जीआरएफ जो है वो क्लियर हुआ है। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको बधाई हो जिनका भी जीआरएफ क्लियर हुआ है, बिकॉज जीआरएफ क्लियर करना इजी टास्क नहीं है। एज यू नो कि बहुत ही कम परसेंटेज प्रपोर्शन जो है उनका प्रपोर्शन ऑफ लर्नर्स का जीआरएफ क्लियर होता है ना। ज्यादातर जिनका कट ऑफ क्लियर होता है पीएचडी वाला कट ऑफ, पीएचडी वाले कट ऑफ की तादाद बहुत ज्यादा लर्नर्स की है, पर जीआरएफ बहुत कम का क्लियर होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको सबसे पहले तो। अब आगे का क्या क्या प्रोसेस है, धीरे धीरे इस सब प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं। एंड तक वीडियो के बने रहिएगा। और यहाँ से आप सीधा हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्कैन करके। यहाँ पे यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड सभी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। एपी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, जीपीआर इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या असिस्टेंट प्रोफेसर, गेट इकोनॉमिक्स, ये कोर्सेज। ठीक है, तो देखिए इस प्रोसेस को पहले हम समझते हैं। तो आपने जीआरएफ क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे आती है प्रॉब्लम गाइडेंस की, है ना, कि आपको समझ में नहीं आता कि हम अब क्या करें। देखिए समझिए, जीआरएफ में जो आपको फेलोशिप मिलती है वो तभी स्टार्ट होगी अगर आप पीएचडी में एनरोल करते हैं, एडमिशन लेते हैं। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले आपको किसी भी तरह की फेलोशिप नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोचो कि हम जीआरएफ क्लियर करने के बाद जॉब कर लेते हैं या कुछ भी नहीं करते, फिर सरकार आपको ये पैसा नहीं देने वाली। ठीक है, जॉब के साथ भी ये पैसा नहीं मिलेगा। और अगर कुछ भी नहीं करते, ऐसा नहीं है कि जीआरएफ कर ली तो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर होगा, कुछ ऐसा नहीं है। आपको पीएचडी में एडमिशन लेनी पड़ेगी, आगे थोड़ा और स्ट्रगल है। पर जीआरएफ वालों के लिए स्ट्रगल बहुत ही कम है, क्योंकि जीआरएफ वालों को पीएचडी एडमिशन इजिली मिल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है अभी जीआरएफ वालों को पीएचडी एडमिशन इजिली मिल जाती है। पर हाँ, कई यूनिवर्सिटीज का अगर आप टारगेट करते हो, जैसे दिल्ली वाली साइड, जीएनयू वगैरह, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है एडमिशन लेना। ठीक है, तो अब यूनिवर्सिटी कौन सी कैसे प्रेफर करनी है, इस पर एक अलग वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता है, सबसे पहला स्टेप आपको जो यहाँ पे करना है यूनिवर्सिटी फाइंड करने का। ठीक है, कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेनी है। अगर आपका पीएचडी करे, कि कईयों का होता है कि भाई मेरा पीएचडी का मन नहीं है, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, मुझे पीएचडी वाली साइड अभी नहीं जाना, पहले मुझे टीचिंग लाइन में जाना, तो फिर भी आपके पास ऑप्शंस हैं। जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टीचिंग लाइन में मतलब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब, जैसे आपके स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एचपीएससी, एमपीपीएससी, जेकेपीएससी, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का वो एग्जाम क्लियर करके अपना रेगुलर पोस्ट आपको मिल सकती है। और एडहॉक पर भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहें, दैट्स योर विश, आप वो भी लग सकते हैं। अपने सिटी में जो भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज है, यहाँ पे वैकेंसीज एडहॉक पर यूनिवर्सिटीज की या कॉलेज की वेबसाइट पर निकलती हैं, है ना, या न्यूज़पेपर में निकलती हैं, वहाँ पे अप्लाई करके वहाँ पे भी ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर या एडहॉक बेसिस पर आप लग सकते हैं। या दूसरी चीज, एक पोजीशन होती है रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च फेलो की, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो है जिसमें मेरा है, तो उसमें रिसर्च फेलो की निकलती है पोस्ट। मतलब काफी सारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च असिस्टेंट की निकलती है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में आपको काम करना होता है। इसका भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही होता है स्टार्टिंग में, ये वाला पोस्ट भी। तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये भी, इसमें भी जॉब कर सकते हैं अगर नहीं है पीएचडी करने का मन, तो है ना, जीआरएफ कर लिए तो पर यहाँ पर ना अभी ये है कि अगर आपको इसी पोस्ट में जाना है, रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च फेलो, रिसर्च में ही जाना है अल्टीमेटली, तो फिर आप जीआरएफ के बाद इसमें नहीं, इसमें जाइए। बिकॉज अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो फिर पीएचडी कर लो ना साथ साथ में। इस पोस्ट जितने पैसे भी आपको मिल ही जाने हैं और डिग्री भी मिल जानी है। तो ये एक गलत डिसीजन मैं कहूंगी कि चलो टीचिंग का कईयों का होता है कि रिसर्च की तरफ जाना नहीं, टीचिंग की तरफ जाना, वो चल जाइए जीआरएफ के बाद टीचिंग की तरफ। पर अगर आप सोच रहे हैं कि जीआरएफ के बाद हम ये रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट अप्लाई करें, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है, वो एक सही डिसीजन नहीं है। क्योंकि जितनी सैलरी आपको यहाँ पे मिलनी है ना, है ना, उतनी ही सैलरी, मतलब उतने ही पैसे, उतनी ही अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी और साथ में आपकी डिग्री भी हो जाएगी।
यहाँ पे कोई डिग्री नहीं होगी, सिर्फ एक्सपीरियंस आएगा, बट यहाँ पे डिग्री भी हो जाएगी। आगे जब आप रेगुलर पोस्ट की तरफ जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें ये नंबर आपके बहुत ज्यादा काउंट होंगे, एपीआई में पीएचडी के नंबर बहुत काउंट होंगे, तो इसका आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो फिर अब इसकी तरफ जाइए। अब आपने यूनिवर्सिटी फाइंड कर ली, पहला स्टेप ये यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। अब देखिए यूनिवर्सिटीज में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं एक स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनका रैंकिंग वगैरह अच्छा है उन पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बट फिलहाल के लिए मैं आपको एक सुजेस्ट कर देती हूँ थोड़ा बहुत कि क्या करना है। यहाँ पे आपको ना यूनिवर्सिटी की ये जो चॉइस है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। पहला फैक्टर आपकी मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स कि क्या आप अपने सिटी से या स्टेट से बाहर मूव हो सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर आप मान लो किसी स्टेट में दूसरे स्टेट में रहते हैं और पीएचडी आप किसी दूसरी स्टेट की यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो वो आप मोबाइल हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, नहीं। पहला आपका ये फैक्टर, ये पर्सनल फैक्टर है आपका। कईयों का रहता है कि नहीं, हम अपने सिटी में ही रहकर या अपने स्टेट में ही रहकर करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वहां की आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। वहां पर देखिए जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें सबसे बेस्ट रहता है कि आप पहले स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पहले प्रेफर करिए। बट मैंने देखा है कई स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है ना, उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक दो हमारे यहाँ पे है जिनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ज्यादा कई स्टेट यूनिवर्सिटीज का भी नाम होता है NIRF वगैरह में रैंकिंग में। तो दैट मीन्स वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। दैट मीन्स ट्राई करिए कि आपके स्टेट में जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये जो फैक्टर है ना, ये आपकी यूनिवर्सिटी की चॉइस को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, आपकी मोबिलिटी। ठीक है, तो दूसरी यहाँ पे चॉइस, दूसरा फैक्टर यहाँ पे जैसे मैंने सबसे पहले कहा है भाई, जीआरएफ वाला कैंडिडेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को ही प्रेफर करे। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को ही प्रेफर करना चाहिए। पर फिर भी मेरे बड़े स्टूडेंट्स हैं जिनका जीआरएफ क्लियर था, बट वो भी एमईटी यूनिवर्सिटी हो गया, एक बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी हो गया, जिनका अच्छा नाम है, उनमें पीएचडी कर रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज का अच्छा नाम है, आप वहां पे जा सकते हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई फॉर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, फिर द थर्ड, तीसरी चीज यहाँ पे अभी आएगी आपका मोबिलिटी, आपका अच्छा। तीसरा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये रहता है कि कईयों का ना ये होता है प्रॉब्लम थोड़ा कि जो पीएचडी में आपको फेलोशिप मिल रही है ना, घर के हालात खराब हैं और वो फेलोशिप आपको अपने घर में भी कंट्रीब्यूट करना है, यानी कि थोड़े अपने घर के खर्चों के लिए वो अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत उसमें से देना है कुछ, या घर से पैसे नहीं मिल रहे या आपका भी थोड़ा हाथ सही नहीं है फाइनेंशियली, है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम। अब इस केस में मैं प्रेफर करूंगी कि वही चीज मैंने यहाँ पे कहनी चाहिए थी, इस केस में मैं ये प्रेफर करूंगी कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, सो अपने स्टेट की ही बेस्ट यूनिवर्सिटी फाइंड करिए। क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होते हैं तो बहुत खर्चे हैं भाई, स्पेशली दिल्ली वाली साइड पर तो 40,000 फेलोशिप पता ही नहीं चलता कहाँ जाती है, मतलब उससे ज्यादा आपको चाहिए होंगे अपने महीने के खर्चों के लिए, पता ही नहीं चलेगा वो आपको कहाँ गई, है ना। तो मूव होने से पहले इन सभी फैक्टर्स के बारे में सोच लेना। ठीक है, कि क्या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन मूव होने वाली है, नहीं है, तो आप अपने स्टेट में ही अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फाइंड करिए जिसका फीस वगैरह भी थोड़ा सही हो, है ना। कई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का भी फीस ज्यादा होता है, तो यू कैन प्रेफर फॉर दैट जिसका फीस वगैरह भी ज्यादा ना हो। तो ये भी एक फैक्टर है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए, और एक चीज NIRF रैंकिंग जरूर उस यूनिवर्सिटी की देख लेना, NIRF रैंकिंग जरूर उसका देख लेना। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स पर आपका यूनिवर्सिटी का चॉइस डिपेंड करता है। फर्स्ट चॉइस शुड बी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेकंड चॉइस पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ सकती हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इनका बहुत रैंकिंग अच्छा है, नाम अच्छा है, उनकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला फैक्टर, अगली चीज जो आपको करनी है, अगली चीज आपको करनी है यहाँ पे अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है, अपना सिनॉप्सिस बनाना है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको अपना सिनॉप्सिस बनाना है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, अपना सिनॉप्सिस तो दिखाना पड़ेगा, अपना रिसर्च तो दिखाना पड़ेगा। तो जरूरी है एक दिमाग में एक टॉपिक लेके चलना, ऐसा ना हो कि पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, दिमाग में कुछ है ही नहीं टॉपिक, कुछ सोचा ही नहीं है, बस ऐसे ही देने चले गए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक टेंटेटिव टॉपिक अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ भाई, जैसे ही जीआरएफ क्लैक होता है उसी दिन से सोचना शुरू कर दीजिए रिसर्च किस पर करनी, क्योंकि एक दिन में सिनॉप्सिस नहीं बनता, 2 दिन में नहीं बनता रिसर्च प्रपोजल, टाइम लगता है उस प्रोसेस को। ठीक है, हफ्ता तो आपको टॉपिक सोचने में लग जाएगा कि क्या कैसे, थोड़ा लिटरेचर रिव्यू उस पर करेंगे, फिर थोड़ा हिपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, है ना, तो रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब टाइम लगता है, वो 1-2 दिन में नहीं होता। तो जैसे ही जीआरएफ क्लियर होती है, आई विल रिकमेंड कि आप अपना रिसर्च टॉपिक शुरू दिमाग में ना, जैसे भी
मतलब मान लो मोबाइल पर ब्राउजिंग कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो जो भी आपके दिमाग में टेंटेटिव टॉपिक आ रहा है उसके रिलेटेड थोड़ा सर्च करना शुरू करिए, है ना, गूगल स्कॉलर पर उसके रिलेटेड थोड़ा पढ़ना शुरू करिए क्या क्या हो रहा है। मतलब जब भी बेसिकली मैंने ऐसे ही किया था, जब मेरा जीआरएफ क्लियर हुआ था ना, उसी दिन से जब भी रिजल्ट आया था मैंने दिमाग में थोड़ा सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे टॉपिक क्या लेना चाहिए। और जब भी मैं फ्री बैठती थी या जिस टाइम पर मैं मोबाइल पे ब्राउजिंग करती थी या कुछ भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम लोग चलाते हैं, उसकी बजाय हम थोड़ा उस टॉपिक के बारे में जो दिमाग में चीजें आ रही हैं हमारे कि इस टॉपिक पर पढ़ सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा फाइंड आउट करना शुरू करिए चीजों का कि क्या लिटरेचर इस पर हुआ है, क्या कैसे हो सकता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। और मेरा पूरा रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे चूज करने हैं, सिनॉप्सिस, इस पर एक अलग से कोर्स है, यू कैन आल्सो एनरोल इन दैट कोर्स, हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। उसमें मैंने आपको अपने पीएचडी एक्सपीरियंस से बताया हुआ है। एक रिकॉग्नाइज्ड एक अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी से मेरा पीएचडी है, तो वहां से उसके एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने वो पूरा कोर्स बनाया कि कैसे एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव्स उसमें एनालिटिकल टेक्निक्स वगैरह वो सब कैसे आप अपने प्रपोजल में सारा करेंगे। वैसे जो आपका प्रपोजल होता है वो फाइनल तब होता है जब आपको गाइड वगैरह लोड हो गया, गाइड आपको चेंजेस भी करवा सकता है, हो सकता है वो आपका टॉपिक भी चेंज कर दे, वो फाइनल नहीं होता रिसर्च प्रपोजल। वो फाइनल जो चीज बनते हैं वो सिनॉप्सिस एक तरह से होता है। पहले पर इंटरव्यू के टाइम पर आपको कुछ रफ आइडिया लेकर जाना पड़ता है उसके बारे में, ठीक है, उसके बिना आप नहीं जाएंगे। तो वो चीज, तो ये दो चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जैसे ही आपका जीआरएफ क्लियर होता है। अब बात आती है मैम फेलोशिप, फेलोशिप कब से मिलनी शुरू हो जाती है क्या, इस पर भी मेरी एक अलग वीडियो है पूरा कि कैसे आपका फेलोशिप स्टार्ट होता है, फिर अपग्रेडेशन कैसे होता है एसआरएफ की तरफ। तो मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ, पूरी वीडियो के लिए आप इस चैनल पर वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब आप पीएचडी में एनरोल एडमिशन आपकी चली जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाती है आपकी, है ना, उसके बाद एक नोडल ऑफिसर करके होता है यूनिवर्सिटी में, उसके पास आपको जाना होता है, ठीक है। तो वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, अपना कॉन्टिन्यूशन सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये सब चीजें वो लेके जाना होता है। वो आपको खुद गाइड कर देगा कि ये मुझे चीजें चाहिए यहाँ पे। तो वो सभी फिल करके और उस पर अपना रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है आपका यूनिवर्सिटी में, वो सब चीजें मेंशन करके उसको दे के आनी होती हैं। और ये प्रोसेस एकदम से शुरू नहीं हो जाता, 3 से 4 महीने कम से कम लगते हैं आपकी फेलोशिप स्टार्ट होने में। उसके बाद आपका एक बेनिफिशियरी कोड आता है, बेनिफिशियरी कोड आता है, कैनरा बैंक में अकाउंट, बेनिफिशियरी कोड, ये सब प्रोसेस लंबा 3-4 महीने लगेंगे उस चीज को, फिर जाकर आपका फेलोशिप आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। एक बार आना शुरू हो गया तो अब तो सिस्टम काफी स्मूथ हो गया है, रेगुलर हर मंथ अमाउंट आराम से आ जाता है। कितना अमाउंट आता है इस पर मेरी अलग वीडियो है कि आपको जीआरएफ अमाउंट कितना मिलता है। अभी तो 40-45 हजार अमाउंट सब चीजें मिला के, एचआरए वगैरह कंटिजेंसी वगैरह मिला के बन जाता है आराम से। 2 साल आपको जीआरएफ मिलता है, उसके बाद अपग्रेडेशन होता है एसआरएफ की तरफ। एक चीज यहाँ पे एडवाइस देना चाहूंगी आपको, जीआरएफ को एसआरएफ में जल्द से जल्द आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं, अगर आपका यूनिवर्सिटी भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है या आपका एडवाइजर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है और जीआरएफ टू एसआरएफ की तरफ अपग्रेड करना चाहते हैं 2 साल के बाद साथ में ही, तो कोशिश करिए 2 साल के अंदर अंदर अपना कोई पेपर वगैरह एक आधा पब्लिश करवा लीजिएगा कम से कम, या कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह सेमिनार वगैरह में चले जाइएगा। बिकॉज जो भी एक्सटर्नल आएगा आपके अपग्रेडेशन के लिए वो क्वेश्चनिंग इस तरह से करता है कि आपने इन 2 सालों में क्या क्या किया है, कोई पेपर वगैरह अगर पब्लिश करवाया, कुछ भी रिसर्च रिलेटेड काम आपने क्या क्या किया है ना। तो कई लर्नर्स जो हैं वो उनके 2 साल मतलब टॉपिक डिसाइड करने, सिनॉप्सिस, कोर्स वर्क, इन चीज़ों में ही गुजार देते हैं। पर एक आधा अगर आप उसमें कर लेंगे तो उससे आपका थोड़ा अपग्रेडेशन का प्रोसेस सिंपल हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी आपका जीआरएफ एसआरएफ की तरफ अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब फाइनेंशियली आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने पीएचडी के दौरान, हर महीने आपके अकाउंट में एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है और यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट फाइनेंशियल थिंग्स। बस वही चीज़ है कि जो थोड़े फाइनेंशियली अच्छे नहीं है फैमिली से, और फैमिली को भी आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए वो पीएचडी का थोड़ा उस अकॉर्डिंग डिसाइड करें। ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है या ज़्यादा घर से दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। पीएचडी का फेलोशिप जो आपका रहता है, बिल्कुल आप अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने खर्चों के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ जो आपका कंटिजेंसी होता है उसके लिए आपको बिल्स दिखाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको वही चीज़ें जो आपकी पीएचडी में यूज हो रही हैं वही चीज़ें आप कंटिजेंसी उसी पर खर्च सकते हैं और किसी पर नहीं, ठीक है। पर जो आपका रेगुलर 37,000 37,000 का अमाउंट आता है ना, कॉन्टिन्यूशन वाला, तो कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं पीएचडी, वो वाला अमाउंट 37,000 का, कंटिजेंसी तो बहुत कम होती है, 3 महीनों में ये 25-3,000 के ज़्यादा नहीं होती वो। तो वो जो कंटिन्यूशन का अमाउंट होता है उसको आप अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए कहीं भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और पूरा ये अमाउंट पर पूरा फुल वीडियो मेरा इस चैनल पर मौजूद है, जरूर देखना उस वीडियो को, सारी अमाउंट अपने आप में वो आ जाएगी कि इंतजाम आ जाएगा, अरे वाह इतनी बढ़िया अमाउंट मिल रही है, फटाफट से एडमिशन ले ली। तो जिनका नहीं भी जीआरएफ उनमें भी इंतजाम आ जाएगा,
ठीक है, बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। अगर आप किसी भी जॉब में हैं, आपका जीआरएफ क्लियर हो गया है, ठीक है, और जॉब के साथ फेलोशिप बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये बहुतों का क्वेश्चन रहता है, मैं बता दूं साफ साफ उसमें नहीं मिलेगी, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप किसी भी पेड कॉन्ट्रैक्ट में जॉब में रहते हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका मन है पीएचडी करने का तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, फिर आपको जीआरएफ मिलेगी। अदरवाइज नहीं, अगर जॉब छोड़ना चाहते हैं, अच्छी सैलरी है, आपका सैलरी जीआरएफ से ज्यादा है और रेगुलर पोस्ट है आपका, तो छोड़ने की जॉब जरूरत नहीं है। आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं बट विदाउट जीआरएफ, विदाउट फेलोशिप, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।